क्या सिनेरियो सिचुएशन था, क्यों ब्रिटेन गए, सब कुछ हम देख लेंगे। तो देखिए 1950s से 1960s तक 1950 और 1960 से पहले उतना ज़्यादा लोग जा नहीं रहे थे, लेकिन इसके बाद 1950 के बाद वहाँ की इकोनॉमी जो थी वो और डेवलप होने लगी, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी उसको नीड थी और लेबर्स की, तो इंडिया से लोग जाने लगे ज़्यादातर। हमने देखा है कि इस पीरियड में मतलब 1950 से 60 के बीच में ज़्यादातर पुरुष जाते हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं, किसी के साथ शेयर्ड घर ले लेते हैं। जैसे नहीं, आप किसी शहर में जाते हो तो जॉब करने के लिए तो आप एक रूममेट ढूंढ लेते हो और उसके साथ रहना शुरू कर देते हो। सिमिलरली ये लोग करते हैं और धीरे धीरे फैमिलीज भी लेके चले जाते हैं, ठीक है, और फिर अपनी फैमिली और सारा कुछ वहीं पे स्टैब्लिश कर लेते हैं। ब्रिटेन माइग्रेशन जो था वो की फीचर था यहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ का ब्रिटेन में जाने का। और हम फिनोमेना देखते हैं वहाँ पे ब्रिटेन में ट्वाइस माइग्रेंट का। अब ये क्या है, 1960 और 70 में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो होते हैं ये ईस्ट अफ्रीका के लोग होते हैं। समझिए इस चीज़ को कि आपको जिस तरीके से मैंने बात की है, प्लीज़ कोशिश करिएगा कि 4th 5th चैप्टर देखिए ढंग से, उसके बाद ही इस चैप्टर को हाथ लगाइएगा। अगर अभी से देख रहे हैं तो जाके पहले 4th 5th चैप्टर देखिए, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन लोगों ने बहुत सारे बधुआ मजदूर को ईस्ट अफ्रीका लेके गए थे और खुद भी भारत के लोग ईस्ट अफ्रीका जाने लगे थे जब वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगा था, ठीक है। तो वो जब गए तो वहीं पे कुछ लोग बस गए, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है, इन्हीं को हम ट्वाइस माइग्रेंट कहते हैं, यानी जो 2 बार माइग्रेशन किया, ठीक है। तो ये पहले भारत से जाकर ईस्ट अफ्रीका बस गए और ईस्ट अफ्रीका से फिर जाके ब्रिटेन 1960 में 1970 में चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह ईस्ट अफ्रीका में चलने लगते हैं, केन्या में, उगांडा में मूवमेंट्स अबाउट कि कौन रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, उसमें हमें नहीं पढ़ना है, इसकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत हाईली एडवाइस करती हूँ कि 4th 5th और 6th चैप्टर एकदम सीक्वेंस वाइज देखिए, तभी आपको पूरा सिचुएशन समझ में आएगा, बल्कि ये पूरा बुक समझ में आएगा, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को मत छोड़िए। एंड अब यूएसए पे आते हैं। तो 80-20 के बाद हमारे यहाँ से इंडियंस यूएसए जा रहे थे, यूनाइटेड स्टेट जा रहे थे, लेकिन बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जब यूएस की तरफ माइग्रेशन होना शुरू हो जाता है, लेकिन उनका 1965 में एक एक्ट पास होता है जिससे इमिग्रेशन और नेशनैलिटी एक्ट कहा जाता है, जिससे लॉज थोड़े मतलब रिलैक्स हो जाते हैं। तो इससे पहले केवल 600 एशियन इंडियन वहाँ पे रहते हैं, मतलब एशिया के या भारत के मान लीजिए 600 लोग रहते हैं, लेकिन 1970 तक 10,000 लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लॉ की वजह से ज़्यादा। देखिए अब रीज़न क्या था कि 1965 के बाद इतने एशियन या इंडियन ये सब लोग उधर, मतलब बेसिकली एशियन कॉन्टिनेंट के लोग इतना जा रहे थे अमेरिका की तरफ, तो पुश और पुल फैक्टर दोनों थे, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया से जो लोग माइग्रेट करके गए वो ज़्यादातर पढ़े लिखे एजुकेटेड प्रोफेशनल एलीट क्लास थे, ठीक है। इंजीनियर, डॉक्टर, कॉलेज टीचर, इस टाइप के, अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग थे। उनकी लाइफस्टाइल और एस्पिरेशन, जिस तरीके का वो जीवन जीना चाहते थे, जिस प्रकार से अपने जीवन को देखना चाहते थे, वो अमेरिकन जो वाइट लोग थे ना उनसे काफ़ी मिलता जुलता था, ठीक है। तो यही वन ऑफ द मेजर रीज़न था कि वो मटेरियलिस्टिक अमेरिकन कल्चर या वाइट लाइफ उन लोगों को इतनी इम्प्रेसिव लगी कि वो उधर की तरफ गए। और ऑफ कोर्स वहाँ पर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी होने लगा था, जो कि एक मेजर रीज़न है। 1990s के बाद वहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत बुरी तरीके से, मतलब कहें बुरी तो नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मतलब फैलाव होता है और जो सब कुछ चेंज कर देता है, ठीक है, अमेरिका में। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में एजुकेशन सिस्टम में ऐसा सिनेरियो है कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। मास्टर्स आपको बहुत आसानी से, या टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंजीनियर्स, और वो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर यही कंपेयर आप करेंगे, मतलब आप ओवरऑल एशियन कॉन्टिनेंट को ले लीजिए, मतलब हम भारतीय और एशिया में जितने भी देश हैं, हम लोग पढ़ने में, टेक्निकल नॉलेज में, इन सब में थोड़े बेटर हैं कंपेयर किया जाए अमेरिका में। अमेरिका में हाई स्कूल आपने कर लिया वो बहुत है, तो कॉलेज तो दूर की बात है, ठीक है। और हम लोग इसमें तो कॉलेज की डिग्री, टेक्नोलॉजी की डिग्री, ये सब तो बहुत सारी होती है। तो ये भी रीज़न था कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजी एडवांस भी हो रही थी, पर उनको चलाने के लिए, उनको काम करने के लिए वैसे चाहिए थे लोगों की जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो, जो आईआईटीज़ और आईआईएम से एक्सपर्ट्स निकल रहे हैं, वो जाके अमेरिका में रह के उस तरीके के काम किए। बिकॉज अमेरिका की पॉपुलेशन अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है।
तो ये सब डेटा दिया हुआ है और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भारत के बड़े-बड़े कॉलेजेस से लोगों को लेके जाने लगी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गई, पेप्सी हो गई, इस टाइप की कंट्रीज़। और ये ब्रेन ड्रेन भी कहा गया। प्लीज़ ब्रेन ड्रेन को अच्छे से कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके से परसेंटेज। अब कनाडा लोग क्यों गए? तो अगर बात किया जाए तो कनाडा में ही साउथ एशियन और इंडियन लोग बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं, ठीक है? इतना कि अब तो आप कई सारे गलियों में, मतलब स्ट्रीट्स पे जाए, नॉट हमारे जैसी गलियां नहीं होती पर उनके जो स्ट्रीट्स होते हैं वहाँ पे इजीली आप इंडियन पंजाबी खाना देख सकते हैं। इवन ज़्यादातर पंजाबी लोगों का ड्रीम ही कनाडा का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कनाडा में हम लोगों का बहुत ज़्यादा वो है। तो 1947 हमारी आज़ादी के बाद से वहाँ पे ज़्यादातर लोग जाने लगे। और ज़्यादातर शुरुआती दौर में भी सिख ही लोग थे और 1956 के बाद भी ये मतलब और भी मतलब धर्म से और भी जाति के लोग जाने लगे वहाँ पे, ठीक है? मतलब सिख्स के अलावा भी वो जाने लगे 1950 और 60 में, ठीक है? उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ छोटे-छोटे या जगह बन गए जहाँ पे केवल हमारे इधर के ही लोग थे। वहाँ पे इंडो कैनेडियन पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुआ 1971 98 में। इंडो, जब देखिए 2 टर्म को एक साथ मिला दिया जाए, जैसे कि इंडो कैनेडियन, ठीक है? या एंग्लो इंडियन, इसका मतलब ये होता है कि किसी के पेरेंट्स या कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए मैं आधी कैनेडियन और आधी भारतीय हूँ, यानी मेरे कोई माता पिता में से एक कैनेडियन है और एक भारतीय है, ठीक है? तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऐसे भी मतलब लोग इंक्रीज हो, जब पॉपुलेशन जाती है तो ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है कि इंटर रेशियल मैरिज होगा, भारतीय रेस के लोगों का कनाडा के लोगों से शादी होगी, तो ये तो कॉमन है, ठीक है? तो इस तरीके की कम्युनिटीज़ भी आने लगी। उसके बाद अभी भी अगर हम देखें तो वहाँ पे सिक्स सबसे लार्जेस्ट इंडियन ग्रुप है, जो कि अराउंड 1-1.5 लाख करीब हैं। ज़्यादा भी होंगे अगर हम अभी का डेटा देखने जाएँ तो ये बात है, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे कम्युनिटीज़, मतलब पंजाबी के अलावा भी या सिख लोगों के अलावा भी हिंदी स्पीकिंग 25,000 लोग हैं, पंजाबी स्पीकिंग 6,000 लोग हैं, नॉर्थ इंडियंस गुजराती 20,000 है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे गए। रीज़न क्या था कि जो वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी थी कनाडा की, जो 1996 में 1969 में चेंज की गई थी, जिसने अलाउ किया कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जो स्किल्ड वाले हैं या जो एजुकेटेड है उनको वीज़ा उन लोगों ने देना शुरू कर दिया, या कानून को थोड़ा रिलैक्स कर दिया कि कोई भी आके वहाँ पे जॉब कर सकता है या रह सकता है, ठीक है? ये सब देख लीजिए कि किस किस फील्ड में, आपकी बुक में भी दिया होगा। हायर स्किल्ड ऑक्यूपेशन क्या था, इंडियंस कितना पोजीशन ले रखे थे टोटल परसेंटेज में, जैसे कि प्रोफेशनल और टेक्निकल फील्ड में टोटल में 17% केवल इंडियन लोग थे। समझ रहे हैं? टेक्निकल फील्ड में 17% केवल इंडियन लोग ही थे, मतलब बाहर देश कनाडा अमेरिका का ये सब दिखा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव और या मैनेजर के पोस्ट पे 5.1 थे। तो आपको समझ में इससे आ जाएगा कि हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ये कनाडा का है, सॉरी, ठीक है? ये कनाडा का है पर्टिकुलर वाला, पर लिखा नहीं, बट ये कनाडा का। तो इंडियन लोग देखिए, आपको पता है कि ज़्यादातर आईआईटीज़ आईआईएम में जाके या एम्स में जाके डॉक्टर इंजीनियर यही सब बनते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ पे एजुकेशन थोड़ा चीपर होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से कॉमन है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं कंपेयर किया जाए अमेरिका और इन सब देशों में, क्योंकि एजुकेशन वहाँ काफ़ी महंगा है, क्योंकि पूरा पूंजीवादी देश है ना, ठीक है? उसके बाद बिलीव किया जाता है कि कुछ 15 मिलियन इंडियंस जो है वो अब्रॉड रहते हैं। ये देखिए रिपोर्ट, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2000 के अकॉर्डिंग है, मतलब 2000। अब 22 साल पुराना रिपोर्ट है, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। अभी प्रेजेंट का देखेंगे तो ये 30-20 मिलियन हो चुका होगा। तो उस टाइम भारतीय हर साल भारत को छोड़ के अलग देशों में जाके अन्य देशों में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है? 1997 की बात करें तभी 1416, ठीक है, 1416,000 इंडियंस ने मतलब अपनी कंट्री छोड़ के कहीं वर्क, मतलब अब्रॉड में या किसी बाहर देश में काम करने शुरू कर दिया। इंडियन प्रोफेशनल जो टेक्निकल वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में जाते हैं, ठीक है? ज़्यादातर तो परमानेंटली जॉब करने के लिए, परमानेंटली यूएस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बसने के लिए चले जाते हैं, जो टेक्निकल फील्ड के हैं। और करीब 2000 अराइवल्स वहाँ पे परमानेंट, मतलब परमानेंट रहने के लिए 2000 लोग जा रहे थे। और ये रिपोर्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2000 यानी 22 साल पुराने रिपोर्ट के हिसाब से। अब आप सोच सकते हैं ये 3-4, खैर अब तो काफ़ी जगह लॉ टाइट भी कर दिया गया, तो शायद इतना ना जा रहे हो। तो अगर आपको नया डेटा देखना हो तो गूगल कर लीजिएगा, मैंने दिया नहीं बिकॉज बुक का ही लिखिए, बुक का ही सही रहेगा।
उसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट एशिया का जो माइग्रेशन है इंडिया से वेस्ट एशियन कंट्री में, ठीक है, मैं आपको एक बार वेस्ट एशियन कंट्री दिखा देती हूँ अगर मेरा इंटरनेट फास्ट चल रहा हो तो, ठीक है। क्या है, इनमें ये सब कंट्रीज आती हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इन कंट्रीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा, कि ये सब ना ज़्यादातर कंट्रीज़ इस एरिया की तेल से बहुत ज़्यादा रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इनके पास तेल बहुत अत्यधिक है, तेल की मात्रा इनके पास ज़्यादा है। और अभी आपको जिस तरीके से पता होगा पेट्रोल या तेल जो है वो गाड़ी से लेके बहुत सारी चीज़ों को चलाने में यूज़ होता है, इसलिए तेल की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है समय के साथ। मॉडर्न जितना हम होते गए उतनी उसकी इम्पोर्टेंट बढ़ गई, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो वेस्ट एशिया में भारत से जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं, ठीक है। और इनको रिक्रूट, माइग्रेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी लेबर मार्केट में वहाँ पे ठीक ठाक मिल जाती है। जब से भी ऑयल की डिमांड बढ़ी मिड 1970s से कार वगैरह का निर्माण ज़्यादा होने लगा, तब से मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी निकलने लगी, ठीक है। यहाँ पे अनस्किल्ड लेबरर्स भी जाते हैं साउथ एशिया से, इंडिया से, ठीक है। और कुछ कुछ जो स्किल वाले लेबर भी हैं वो दोनों जाते हैं, ठीक है। 15-20 सालों से काफ़ी ज़्यादा साउथ एशिया से लोग वहाँ पे जाने लगे हैं, ठीक है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो, और ये न्यू फेज़ है एक तरीके से हमारा माइग्रेशन का। इससे पहले का जो फेज़ था वो अंग्रेज़ों के टाइम वाला फेज़ था जिसमें वो लोग बधुआ बना के लेके जाते थे। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही होता है लेकिन उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली ये मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है ना, मिडिल ईस्ट जिधर मैंने दिखाया था, ठीक है। पूरी वेस्ट एशिया में तेल नहीं है पर मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तेल ज़्यादा है। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया वगैरह का, लोग जो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के लोग हैं जो तेल से जिनका ज़्यादा तेल है वो ज़्यादातर जो माइग्रेंट्स है वो हम ही लोगों की कंट्री से जाते हैं, ठीक है। और जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर हम ही लोगों की आसपास की कंट्री मतलब वेस्ट एशिया में ही हो जाता है। मतलब वेस्ट एशिया से लेबर्स आते हैं और जिनके पास मतलब मिडिल ईस्ट में जिनके पास तेल है, तेल भी हम लोगों की कंट्री में आता है। जैसे कि इंडिया में आ जाएगा, इंडिया में 2 मिलियन ऑयल की ज़रूरत है, पुराना डेटा है। 1.5 मिलियन पाकिस्तान में, ठीक है। इस तरीके से बांग्लादेश वगैरह में हम नोटिस करते हैं 1973 में कि बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगती है लेबर की ऑयल जिन भी कंट्रीज़ के पास, जैसे गल्फ रीजन में सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह हो गए, यूएई, इन सब में, कतर वगैरह में ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो इस सब के फील्ड में तेल वेल निकालने में काम कर सके, ठीक है। और इन लोगों ने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी भी अपनाई होती है जिनके पास ऑयल होता है। तो इन लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर करना होता है तो उसके लिए भी लेबर चाहिए होता है। आपने देखा होगा, गूगल करके देखिए, इन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। दुबई लोग कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है, चाहे उनके पास सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है। तो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लोग काफ़ी, तो अब मान लीजिए कि कहीं भी अगर आप एकदम निचले तबके से डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट के लिए लेबर्स चाहिए, कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसमें लेबर चाहिए, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर चाहिए जो ईंटा, गर्रा, मिट्टी ये सब धो सके, ठीक है, ये सब भी चाहिए। तो 1970s के स्टार्ट में हम देखते हैं कि इनको लेबर्स वगैरह की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है जो साउथ एशिया से जाते हैं, ठीक है, वेस्ट एशिया में। और ज़्यादातर ये लोग इंडिविजुअली माइग्रेट किए होते हैं। और बहुत सारे लोग भारत से गए होते हैं बिकॉज भारत का एक ट्रेडिशन सा रहा है कि मिडिल ईस्ट में लेबर सेंड करे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज भी हैं वैसे अगर देखा जाए तो जो लेके जाती हैं। अगर हम बात करें मिडिल ऑफ 70s की तो उस टाइम पे वो लोग फील करते हैं उनके पास लेबर की कमी है, इसी वजह से इंडियन और पाकिस्तानी लोगों की डिमांड वहाँ बढ़ जाती है। और इधर से मतलब साउथ एशियन कंट्रीज से लेबर लेना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से लेना अच्छा है बिकॉज इन लोगों को ज़्यादा डिमांड नहीं होती, मतलब पैसा उतना नहीं देना पड़ता, चीप लेबर मिल जाता है और हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है, काम करने। मतलब भारतीय हो गए, पाकिस्तानी हो गए, इंडियन क्या बोलते हैं, बांग्लादेशी हो गए, लोग हार्डवर्क बहुत करते हैं और काम अच्छे से करते हैं। अब देखिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जब बढ़ने लगा, बढ़िया हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, तो वहाँ पे डिमांड किस टाइप का, जो अब पहले चीप लेबर या अनस्किल्ड लेबर का जो गर्रा मिट्टी और बिल्डिंग बनाने में ही हेल्प करे, उससे चेंज होकर 1975 और 80s में स्किल्ड वर्कर्स की, जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, उनकी ज़रूरत पड़ी, तो उस टाइप के भी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गए, ठीक है।